नमस्कार साथियों, आज हम लोग राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गई है, जिसमें कि कलराज मिश्रा राज्यपाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट सा डेवलप हो गया है, जिसमें कि बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र को जल्दी बुलाने की मांग कर रहे हैं और राज्यपाल उसमें कुछ समय देना चाहते हैं। 21 दिन का उन्होंने समय देने की कंडीशन लगाई हुई है और इस प्रकार से एक अजीब सी विचित्र स्थिति पैदा हो गई राजस्थान में और बहुत सारे लोगों के मन में ये अजीब सा एक भ्रम पैदा हो गया है कि इस पूरे प्रकरण में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, क्या वास्तव में राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि मुख्यमंत्री सत्र बुलाने की मांग करे और राज्यपाल उसको टाले या उसमें कुछ कंडीशंस लगाए। एक्चुअली क्या है कि ये मसला वास्तव में इसके कई आयाम हैं। अब इसको केवल एकांगी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये जो टसल उठी है, इस टसल में और बहुत सारे पहलू हैं और सारे पहलुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे संक्षेप में। कम से कम 3 पहलू तो बड़े महत्वपूर्ण हैं उस पूरे प्रकरण में। एक इसका संवैधानिक पहलू है, एक इसका राजनीतिक पहलू है और एक इसका जुडिशियल या न्यायपालिका संबंधित पहलू है। और इन तीनों पे हम लोग संक्षेप में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और पूरे प्रकरण को सांगोपांग ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यपाल कहाँ स्टैंड करता है। अगर हम लोग संविधान के प्रावधानों की बात करें तो संविधान में बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था है, भाई एक राज्यपाल होगा और उस राज्यपाल के अंदर सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य की निवास करेंगी, ये संविधान हमारा बताता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो राज्यपाल है वो एक प्रकार से संघीय व्यवस्था में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, क्योंकि जब ये हमारा संविधान बनाया गया था उस समय हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था की स्थिति थी वो काफ़ी चरमराई हुई थी और ऐसी स्थिति में बहुत वाद विवाद के पश्चात ये तय हुआ कि राज्यों को एक निर्वाचित राज्यपाल के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उससे तो एक तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराहट होगी अगर दोनों ही निर्वाचित पद होंगे, और दूसरा ये कि केंद्र को ये भी था भाव कि देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कोई ऐसा एक व्यवस्था, एक संरचनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अगर किसी राज्यों में कभी कोई गड़बड़ी हो तो उसकी सूचना केंद्र सरकार को फौरन मिल सके और त्वरित उस पर कार्रवाई हो सके। कभी कोई आपातकाल लगाने की स्थिति आ सकती है, जिसका कि प्रावधान अनुच्छेद 352, 356 और 360 में हमारे देश में किया गया है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच में एक कड़ी के रूप में राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी और इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्लेजर के दौरान ही, अर्थात राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन बहुत सारे विद्वान या बहुत सारे जो छात्र हैं वो इसमें ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि संविधान राज्यपाल के लिए कोई कार्यकाल प्रिस्क्राइब करता है कि नहीं करता है। वास्तव में अगर आप देखें तो संविधान का अनुच्छेद 156(3) राज्यपाल के लिए स्पष्ट एक प्रावधान करता है कि राज्यपाल के लिए अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ये जरूर है कि उसमें कंडीशंस ये लगी हुई हैं कि 5 साल के लिए उसकी नियुक्ति जरूर होगी, लेकिन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही वो अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में संविधान मौन हो। संविधान 5 साल का कार्यकाल राष्ट्रपति का प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान ही राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, तो विगत 70 साल में कुछ ऐसी राजनीतिक संस्कृति बन गई है कि राज्यपालों को मनमाने ढंग से केंद्र की सरकार हटाती रहती है, स्थानांतरित करती रहती है, बुलाती रहती है, अपदस्थ करती रहती है और बहुत सारा एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई देश में, जिससे कि एक ये भ्रम चला गया है कि राज्यपाल तो बिल्कुल केंद्र सरकार की कठपुतली है। लेकिन ऐसा है नहीं है। उसका कारण ये है कि राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ निर्धारित है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ लेनी पड़ती है कि वो अपने ऑफिस के दायित्वों का बहुत ही फेथफुली पालन करेगा
और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, अपने पूरी शक्ति के अनुसार, अपनी पूरी योग्यता के अनुसार वो संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेगा, अर्थात संविधान का परिरक्षण करेगा, उसका संरक्षण करेगा, उसका प्रतिरक्षण करेगा, अगर संविधान की भाषा को प्रयोग किया जाए तो। और इस प्रकार से राज्यपाल की संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की एक प्रकार से बाध्यता होती है, और ये भी कि वो अपने को राज्य के लोगों की सेवा के लिए एक प्रकार से प्रस्तुत करेगा। ही विल डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबीइंग एंड सर्विसेज ऑफ द पीपल। ये भी राज्यपाल के लिए एक बंदिश है। तो राज्यपाल कई संवैधानिक अपने उससे बंधा हुआ है, शपथ से बंधा हुआ है। एकदम वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो उसको बहुत सारे अपने अधिकार ऐसे भी हैं जो उसे एक स्वायत्त ढंग से काम करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि संविधान राज्यपाल के संदर्भ में एक ऐसा विशेष प्रावधान करता है जो कि राष्ट्रपति को भी नहीं वो अधिकार प्राप्त हैं। और आर्टिकल 163 में राष्ट्रपति राज्यपाल को डिस्क्रिशनरी पावर अर्थात विशेषाधिकार दिए गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है वो राज्यपाल का ये है कि अगर कभी इस बात पर विवाद हो जाए कि कोई अधिकार राज्यपाल के विशेषाधिकार के क्षेत्र में आता है कि नहीं, तो यह उसे निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को ही प्राप्त है, और वह अधिकार भी विशेषाधिकार की ही संज्ञा में आएगा। अर्थात राज्यपाल को डबल डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार प्राप्त है। पहला ये कि किस विषय को वो समझता है डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंतर्गत मानता है और उसमें वो मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य नहीं है, और दूसरा कि कौन सा विषय डिस्क्रिशनरी पावर में आता है, ये भी निर्णय करने का अधिकार राज्यपाल को ही प्राप्त है। हाँ, एक प्रावधान ये जरूर है कि आर्टिकल 174 के अनुसार, जो कि आज मुद्दा विषय यही है कि राज्यपाल को जो विधानसभा का सत्र है उसे आहूत करने का, समन करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 174(3) के अंतर्गत ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि राज्यपाल जब और जिस समय वो उचित समझे, दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, जब अर्थात समय और स्थान, जो वो उचित समझता है ऐसे स्थान और समय पर वो सदन को आहूत करेगा, सदन का अधिवेशन बुलाएगा। ये राज्यपाल को आर्टिकल 174 स्पष्ट रूप से निर्देश देता है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान आर्टिकल 174 और आर्टिकल 163 को जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि राज्यपाल के पास जो भी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर्स कुछ इस तरीके से उसे प्रयोग करना चाहिए जिसकी आज्ञा संविधान देता हो। अब सवाल ये है कि यही तो मुद्दा है कि संविधान राज्यपाल को कोई उसने लिस्ट तो दी नहीं कि राज्यपाल को कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स प्राप्त होंगे, और जब भी कोई ये विवाद होगा तो संविधान की मंशा ये है कि राज्यपाल ही इस बात का निपटारा करे कि वो डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगे क्या। हालांकि न्यायपालिका ने इसने समय समय पर हस्तक्षेप किया है और बताने की कोशिश किया है या राज्यपाल को निर्देशित करने की कोशिश किया है, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है वो यही है कि राज्यपाल को विशेषाधिकार है, और अगर कभी विशेषाधिकार पे विवाद हो तो उस विवाद को निपटाने का विशेषाधिकार भी राज्यपाल का ही है। और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए। अब राज्यपाल के अधिवेशन को बुलाने का जो अधिकार है वो विशेषाधिकार है या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संविधान इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देता। न्यायपालिका की समय समय पे भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं रही हैं, लेकिन अगर संविधान सभा को, बहुत सारे लोग संविधान सभा को कोट करते हैं कि अच्छा चलिए संविधान सभा में देखा जाए कि क्या मंशा थी, राज्यपाल को सत्र आहूत करने का जो अधिकार है उसके बारे में संविधान सभा में क्या चर्चा हुई। तो संविधान सभा में राज्यपाल को जो आहूत करने का अधिकार है उसे पहले डिस्क्रिशनरी पावर के रूप में परिभाषित किया गया था। ये बिल्कुल सही है कि संविधान सभा ने डिस्क्रिशनरी पावर के रूप में
सदन को बुलाने का, सदन अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राज्यपाल को एक डिस्क्रिशनरी पावर के क्षेत्र में रखा था। लेकिन कालांतर में बाद में उसको हटा लिया गया। जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो आर्टिकल ड्रॉप कर दी गई और ये मान लिया गया कि ये तो इम्प्लाइड ही है। क्यों इम्प्लाइड है? क्योंकि ये माना गया कि भाई हमारे देश में एक राजनीतिक संस्कृति विकसित होगी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपस में परामर्श करके सदन को आहूत करेंगे, और अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आई जिसमें कि संकट पैदा हुआ तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से निर्णय लेगा। लेकिन ये स्थिति मौन है, संविधान इस पे मौन है और इसकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। राज्यपाल की व्याख्या भिन्न हो सकती है और मुख्यमंत्री की व्याख्या भिन्न हो सकती है, न्यायपालिका की व्याख्या भिन्न हो सकती है। और संभवतः यही कारण है कि राजस्थान में ये संकट पैदा हुआ है, या अन्य राज्यों में अक्सर ये संकट पैदा होता रहता है और आगे भी ये संकट पैदा होता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला घटना है राजस्थान में या अंतिम घटना है, ये चलता रहेगा, क्योंकि संविधान में इस पे स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं है। और ये भी है कि यद्यपि हमारे संविधान में राज्यपाल को सदन आहूत करने के अधिकार को विशेषाधिकार के रूप में परिभाषित करने वाला क्लास ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे संविधान में जो कि लास्ट मिनट पे जिसमें परिवर्तन कर दिए गए या जिसमें संशोधन कर दिए गए। आर्टिकल 74 उसका एक जीता जागता नमूना है कि आर्टिकल 74 की ये भावना थी कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। अर्थात आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी मुख्यमंत्री की सदारत में, और जिसके सलाह और मशवरा पे राष्ट्रपति अपना काम करेगा। भाव बिल्कुल उल्टा था। भाव क्या था कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट हु शैल एड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भाव ये था, शब्दावली दूसरी लिखी गई, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम बारो करना चाहते थे इंग्लैंड की, इसलिए हमने उन कन्वेंशंस को उसी तरीके से सोचा कि ऐसे ही कन्वेंशन चलेंगे, और यद्यपि हमने लिखी बात उल्टी। तो अब सवाल ये है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। इसका मतलब ये निकलता है सीधे सीधे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और राष्ट्रपति उसे अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब सारी एग्जीक्यूटिव पावर, जैसा कहा गया है आर्टिकल 53 में कि दे शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन। तो एक गलत संदेश जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मॉडल ये है कि राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्तियां एग्जीक्यूटिव प्राप्त नहीं होंगी और वो सब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में होंगी। तो आप चाहते कुछ और है और लिखा आपने कुछ और बाद में इसी वजह से आर्टिकल 74 में 42nd अमेंडमेंट करके ये लिखना पड़ा कि द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस। फिर बाद में जाके वो 44th अमेंडमेंट हुआ, उसमें थोड़ा उसको डाइल्यूट किया गया। लेकिन ये हमारे संविधान की एक ट्रेजेडी है कि द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स gives you a different impression whereas you expect the constitution to behave in a different fashion, है ना? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री मॉडल की तरह से काम करे और लिखा आपने कुछ और है, बिल्कुल उल्टी बात लिखी है। तो ये चीज़ हमारे संविधान में जगह जगह है और इसीलिए हमारे संविधान में अक्सर इस प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। अब जो राजस्थान का केस है उसको हम एकांगी दृष्टिकोण से केवल राज्यपाल को सदन बुलाने का अधिकार है कि नहीं है और मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार ही उसको बुलाना चाहिए और मुख्यमंत्री के कहे पे बुलाना चाहिए, इसको जरा देखते हैं कि इसका राजनीतिक परिदृश्य क्या है। अभी तो हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की थी, अब जरा इसका राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं कि क्या है, क्योंकि इसमें 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो राज्यपाल है उसको बुलाने का अधिकार है कि नहीं स्वतंत्र रूप से, या वो मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने को बाध्य है। फिर उसी के साथ ये पहलू जुड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री कैसा, क्या वो मुख्यमंत्री वास्तव में बहुमत में है कि वो अल्पमत में है, या क्या इसकी स्थिति है, स्पीकर के क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं, और भी कौन से पॉलिटिकल संकट राज्य में पैदा हो रहे हैं। तो एक सांगोपांग दृष्टिकोण से राज्यपाल को निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि राज्यपाल को कह देना कि वो केंद्र का एजेंट है वो तो एक राजनीतिक कथन हो गया, लेकिन राज्यपाल के अपने गंभीर संवैधानिक गुरुतर उत्तरदायित्व हैं और संविधान की वो शपथ से बना हुआ है, जैसे राष्ट्रपति शपथ से बना हुआ है संविधान की, उसी तरह से राज्यपाल भी बंधा हुआ है। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे देश में 1967 से, जब से ये
चौथे आम चुनाव हुए। चौथे आम चुनाव के बाद से कोलिशन गवर्नमेंट्स हमारे देश में आम एक बात हो गई और उसके बाद से सरकारें अस्थिर होने लगी और अस्थिरता के कारण राज्यपालों की भूमिका केंद्र में आ गई और केंद्र में आने के कारण उस समय वो कंट्रोवर्शियल भी हो गई। जहाँ राज्यपाल को जहाँ समझ में आता था वो अपने विवेक के अनुसार या डिस्क्रिशनरी पावर्स का प्रयोग करके सरकारों को डिसमिस करता था या उसको बनाए रखता था या उनको आदेश देता था मुख्यमंत्रियों को कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। आया राम गया राम डिफेक्शन का उस समय बहुत ही बोलबाला हो गया था 1967 के आम चुनावों के बाद से और इसलिए राज्यपाल की भूमिका काफ़ी संदिग्ध हो गई थी और काफ़ी उसमें चर्चित भी रही थी, कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी। लेकिन एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की कि नॉर्मली विवाद इस पर होता है कि मुख्यमंत्री कहता है कि जी अभी ज़रा सेशन को आप लेट बुलाइए और राज्यपाल को जल्दी होती है कि सेशन को जल्दी से बुलाया जाए जिससे कि मुख्यमंत्री अपना बहुमत प्रमाणित कर सके। यहाँ बयार बिल्कुल उल्टी बह रही है। यहाँ राज्यपाल को कोई जल्दी नहीं है, मुख्यमंत्री को बड़ी जल्दी है कि सेशन बुलाया जाए, जबकि मुख्यमंत्री की बहुमत को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। विरोध पक्ष भी मुख्यमंत्री की बहुमत को चुनौती नहीं दे रहा है और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमको बहुमत प्राप्त है। जो रिवोल्ट कर रहा है सेक्शन वो भी कह रहा है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। अंदरूनी खेल जो भी चल रहा हो वो एक दूसरी बात है, लेकिन अभी राज्यपाल को ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में स्थिति है क्या, क्यों मुख्यमंत्री को इतनी जल्दी है सेशन बुलाने की जबकि उनकी बहुमत को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। तो इसलिए वो उसको डिले करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बुलाएं। इसी प्रकार का एक केस 2017 में हुआ था तमिलनाडु में वहाँ राज्यपाल सी विद्यासागर राव थे और उन्होंने जो वहाँ के विरोध पक्ष था वो जल्दी असेंबली बुलाने की मांग कर रहा था, लेकिन उन्होंने असेंबली को जल्दी बुलाने से मना कर दिया। बस अंतर ये था कि तमिलनाडु में 2017 में विरोध पक्ष असेंबली को जल्दी बुलाने की मांग कर रहा था और यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री असेंबली को जल्दी बुलाने की मांग कर रहे हैं। इसका अगर इतिहास हम लोग देखें 1967 से तो नाना प्रकार के गवर्नर्स ने अलग अलग ढंग से निर्णय लिए हैं और बिल्कुल अलग अलग निर्णय लिए हैं, परस्पर विरोधी निर्णय लिए हैं। जैसे 1967 में पश्चिमी बंगाल में धर्मवीर गवर्नर थे और धर्मवीर गवर्नर ने वहाँ के मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी को ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी सदन का अधिवेशन बुलाइए और जब उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्होंने अजय मुखर्जी की सरकार को डिसमिस कर दिया। उसके बिल्कुल ठीक उलट 1969 में उत्तर प्रदेश में सीबी गुप्ता की सरकार थी और सीबी गुप्ता की सरकार कुछ माइनॉरिटी वगैरह में आ गई थी। तो उस समय यहाँ पे जो गवर्नर महोदय थे वो बी गोपाला रेड्डी थे। तो गोपाला रेड्डी से लोगों ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई है, उसको डिसमिस करिए आप या उससे कहिए कि वो सदन बुलाए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि गवर्नर का ये काम नहीं है कि वो हेड काउंट करे और संविधान का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो कहे कि अगर अल्पमत में सरकार आ गई तो काम नहीं कर सकती है। ये सदन का काम है, जब सदन तय करेगा कि सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है तब देखा जाएगा। तो बिल्कुल वेस्ट बंगाल के मुख्य गवर्नर धर्मवीर के बिल्कुल प्रतिकूल बी गोपाला रेड्डी में उत्तर प्रदेश में एक निर्णय लिया। अगर विद्वानों की बात करें तो विद्वानों की ओपिनियन भी डिवाइडेड है। दो बड़े विद्वान हुए के संथानम और डॉक्टर सिंघवी, हम सभी लोग इनके नामों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर राज्यपाल चीफ मुख्यमंत्री के बहुमत में होने को लेकर श्योर नहीं है तो वो सदन की अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन उसी के विरोध में के सुब्बा राव और ए के चंदा जो विद्वान हैं उनका कहना है कि नहीं जी, गवर्नर को तो कोई डिस्क्रिशन है ही नहीं, जो भी मुख्यमंत्री सलाह दे उसके अनुसार उसको सदन का अधिवेशन बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। तो इन मुद्दों पे कोई एक राय नहीं हो सकती। विद्वानों में भिन्नता है, राज्यपालों के व्यवहार में भिन्नता है, जनता की सोच में भिन्नता है, विद्वानों की सोच में भिन्नता है, राजनीतिक दलों की सोच में भिन्नता है। ज़्यादातर लोग अपने अपने दृष्टिकोण से इसको सोचने की कोशिश करते हैं। कोई देश में एक मत इस पर स्थिति नहीं है कि क्या है। न्यायपालिका भी तरह तरह के जजमेंट्स देती रहती है, उसमें भी कोई एकांगी दृष्टिकोण नहीं होता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि न्यायपालिका का जो लेटेस्ट जजमेंट है जो कि इस समय बड़े चर्चित हुआ है वो ये है कि दो जजमेंट्स विशेष रूप से हैं, 2016 का उत्तराखंड का और 2016 का ही अरुणाचल के दो केसेस हैं। उत्तराखंड में भी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिया कि भाई
कभी भी कोई बहुमत और अल्पमत को लेकर अगर विवाद हो तो फ्लोर टेस्ट ही उसका सीधा साधा समाधान होता है। उत्तर प्रदेश में भी एक बार ये मसला उठा था कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का ही आदेश दिया था। तो इस प्रकार से जब बहुमत अल्पमत का मुद्दा होता है तब तो फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई बात बचती ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो मुद्दा विधानसभा को बुलाने का है, यहाँ तो अल्पमत बहुमत का कोई मुद्दा ही नहीं है। ना विरोध पक्ष कह रहा है कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, और ना सरकार कह रही है कि हमको विश्वास मत हासिल करना है। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा है। 2016 में अरुणाचल का जो केस हुआ था उसमें ज़रूर था कि सदन बुलाने को लेके राज्यपाल ने एक विशेष काम ये किया कि सदन की जो बैठक 1 महीने बाद आहूत होनी थी उसको उन्होंने 1 महीने पहले ही लगभग आहूत करने का निर्णय लिया, और किसी वजह से बहुत सारे इश्यूज थे उसमें, उन्होंने 1 महीने पहले, और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि राज्यपाल को सदन बुलाने का जो अधिकार है वो केवल राज्यपाल में ही निर्धारित नहीं है। इसका भाव ये हुआ कि जब सदन का अधिवेशन बुलाया जाए तो उस अधिवेशन में और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री और उनके परामर्श की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण होती ही है। तो ये बात कि राज्यपाल कोई भी अधिवेशन मनमाने ढंग से अपने हिसाब से पहले नहीं बुला सकता, उसे मुख्यमंत्री की सलाह पे अधिवेशन बुलाना चाहिए, ये एक सामान्य रूप से जुडिशियल लाइन रही है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दे उलझ गए हैं, अब जैसे कि इसमें मायावती और HD कुमारस्वामी जो JDS के नेता हैं और मुख्यमंत्री भी रहे कर्नाटक में, और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इन लोगों ने भी अपना इसमें लाइन खोल दिया है, और इन दोनों ने ही कांग्रेस पे अटैक किया है और ये कहा है कि कांग्रेस ही तो हॉर्स ट्रेडिंग की जननी है, वहीं से तो दल बदल की शुरुआत हुई। कांग्रेस के लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग किया, और दोनों ने ये चार्ज लगाया है कि मायावती ने चार्ज लगाया है कि कांग्रेस ने हमारे 6 के 6 विधायकों को अपने पार्टी में मिला लिया। इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस ने एक प्रतिमान स्थापित किया है, और उसके खिलाफ पहले मायावती हाई कोर्ट में गई और अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने अपने दल के विधायकों को निर्देशित किया है, व्हिप जारी कर दिया है कि आप अगर अशोक गहलोत के विरुद्ध नहीं देंगे वोट तो हम आपको अपनी पार्टी की सदस्यता से वंचित कर देंगे, जबकि वो ऑलरेडी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं। तो वो पता नहीं उनका क्या लाइन थिंकिंग चल रहा है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो एक प्रकार से BSP भी मैदान में आ गई है और वो कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई। इस समय उसको वो कह रही है कि हम अशोक गहलोत को वक्त आने पर सबक सिखाएंगे। किस तरह सबक सिखाएंगे अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा उसने थ्रेट किया है। वहीं पे HD कुमारस्वामी जो कर्नाटक में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब हमारी सहयोगी पार्टी के रूप में थी तो हमारे ही MLAs को तोड़फोड़ करके खरीदने का प्रयास कर रही थी, और इसलिए वो भी कांग्रेस से बहुत नाराज हैं इस पूरे प्रकरण को लेके। बहरहाल जो मुद्दा है राजस्थान में वो केवल अब ये नहीं रहा कि राज्यपाल अधिवेशन को देर में बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री जल्दी बुलाने की मांग कर रहे हैं, और केवल इतना ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे उलझ गए हैं, और उन तमाम मुद्दों में अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि न्यायालय का क्या जजमेंट होगा, और हम सब लोगों को उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पे इस पे बहुत सारे आरोप, सीरियस आरोप मायावती ने और HD कुमारस्वामी ने लगा दिए हैं। कांग्रेस को भी उसका संज्ञान लेना होगा, लेकिन जो मुख्य चीज़ ये है कि सदन का अधिवेशन कब होगा, सबकी जो इच्छा है, सबकी जो आंखें हैं इस पे लगी हुई हैं कि राज्यपाल कब सदन का अधिवेशन बुलाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल ने 3 शर्तें रखी हैं कि भाई 21 दिन का नोटिस होना चाहिए, दूसरा कि जो लोग भी उसमें आएंगे उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और तीसरा कि जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स हो, अगर मुख्यमंत्री को उसमें विश्वास मत प्राप्त करना है तो पूरे सदन का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और उसका सजीव प्रसारण होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके और जनता के दरबार में वो एक खुले मंच के रूप में जनता को भी देखने को मिल सके। तो ये स्थिति है, और अभी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जुडिशियल लाइन यही है कि द गवर्नर शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स so far as the summoning the assembly session is concerned। तो हम लोग we will all keep watching and let us hope कि 1-2 दिन में, आगे आने वाले 1-2 दिन में इस समस्या का कोई समाधान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।